कराची के रहमान डकैत और मुंबई अंडरवर्ल्ड के सबसे बड़े डॉन दाऊद इब्राहिम से जुड़ी हुई ये खतरनाक और दिल को दहला देने वाली कहानी शायद ही आप लोगों ने पहले कभी सुनी होगी। कहानी का आगाज 1993 के दौर के आसपास से होता है कि जब मुंबई अंडरवर्ल्ड के सबसे बड़े डॉन दाऊद इब्राहिम ने इंडिया को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया था और इंडिया से भागने के बाद दुनिया का जो शहर दाऊद का अगला ठिकाना बना वो दरअसल वही दुबई था कि जिसके अंदर दाऊद का नेटवर्क और व्यापार सब कुछ पहले से ही अच्छी तरीके से एस्टेब्लिश था। मगर जैसा कि रिपोर्ट्स बताती हैं कि बहुत कम वक्त के अंदर ही दाऊद को ये रियलाइज हो चुका था कि शायद यहाँ पर बात नहीं बनने वाली है। इसीलिए दाऊद ने एक बार फिर से अपनी मंजिल बदली और इस मंजिल का नाम था पाकिस्तान का मशहूर शहर कराची। वैसे जिस दौर में कराची के अंदर दाऊद इब्राहिम की एंट्री हुई थी ये वो दौर था कि जब मुंबई की तरह ही कराची के अंदर भी ऑलरेडी बहुत सारे छोटे बड़े गैंग्स पाए जाते थे और एक अंडरवर्ल्ड की दुनिया ऑलरेडी पनप रही थी। मगर जाहिर है इस दुनिया में जो कद दाऊद इब्राहिम का था उस कद के आसपास भी कोई भटक सके ऐसा तो कराची के अंदर कोई भी नहीं था। बल्कि हकीकत तो ये थी कि उस दौर में जहां एक तरफ दाऊद का ये पूरा सिस्टम ये पूरा नेटवर्क इंटरनेशनल हो चुका था, दुनिया के कई इलाकों में फैला हुआ था, तो वहीं दूसरी तरफ कराची के अंदर तो जितने भी गैंग्स थे या इस तरह की चीजें थी वो सब लोकल लेवल पर थी। अब किस्सा मुख्तसर ये कि दाऊद ने कराची को अपना घर बनाकर इसको अपनी बुनियाद बनाकर पूरे अपने नेटवर्क को बिल्कुल वैसे ही कंट्रोल करना शुरू किया कि जैसा किसी दौर में ये इंसान मुंबई में बैठकर करता था। और उस दौर में कराची के अंदर ये सब कुछ चलाने में ये सब कुछ संभालने में जो इंसान दाऊद इब्राहिम की सबसे ज्यादा मदद कर रहा था उस इंसान का नाम था नूर कास्कर, या जिसको मुंबई में आमतौर पर नूरा कहा जाता था। ये उस दौर में कराची के अंदर बिल्कुल ऐसा था कि मानो अगर दाऊद राजा है तो ये उसका वजीर हुआ करता था। दाऊद सबसे ज्यादा इसी के ऊपर भरोसा करता था। धीरे धीरे वक्त गुजरा और फिर साल आया 1999 का कि जब एक दिन अचानक से दाऊद इब्राहिम और उसका कराची के अंदर मौजूद पूरा नेटवर्क उस वक्त हिल गया कि जब इन लोगों को फील्ड पर काम करने वाले अपने सबसे बड़े खिलाड़ी मतलब नूर कास्कर की मौत की खबर मिली। वैसे ये खबर बाकी दुनिया के लिए भी सनसनीखेज ही थी क्योंकि हर किसी के दिमाग में यही सवाल था कि ऐसे अचानक से नूर कास्कर की मौत कैसे हो गई। शुरुआती दिनों में फैमिली की तरफ से जो बयान आया उसमें कहा गया कि नूर कास्कर की मौत दरअसल हार्ट अटैक से हुई थी, जबकि बाद में आसपास के लोगों ने एक ये भी थ्योरी दी कि दरअसल नूर कास्कर की मौत किडनी फेलियर की वजह से हुई थी या फिर उसको कैंसर हो गया था। मगर साथियों उस दौर में जितने भी ऐसे जर्नलिस्ट थे या ऐसे मीडिया हाउसेस थे कि जो अंडरवर्ल्ड की दुनिया से हमेशा कनेक्ट रहा करते थे और यहाँ से जुड़ी हुई बड़ी बड़ी खबरें ब्रेक करते रहते थे, उनकी रिपोर्ट्स तो इसकी मौत पर कुछ और ही कह रही थी। क्योंकि इन लोगों के मुताबिक ये मौत किसी बीमारी से या यूं ही नहीं हो गई थी बल्कि नूर कास्कर को पहले किडनैप किया गया था, कई दिन उसको वहाँ पर रखा गया था, पूरी तरीके से टॉर्चर किया गया था और फिर गोलियों से भून दिया गया था। वैसे यहाँ पर एक और भी चीज है कि जो आप लोगों के लिए जानना जरूरी है और वो ये है कि नूर कास्कर को मीडिया में ज्यादातर दाऊद इब्राहिम का भाई मतलब कि ब्रदर बताया जाता है, जबकि कुछ दूसरी जगह पर बताया जाता है कि वो ब्रदर तो नहीं था मगर ब्रदर इन लॉ था। तो इस हिसाब से हिंदी और उर्दू में हम कह सकते हैं कि मुमकिन है कि वो दाऊद इब्राहिम का साला या फिर बहनोई रहा होगा। अब वो चाहे दाऊद का छोटा भाई हो, साला हो या बहनोई हो, इन सब चीजों से फर्क नहीं पड़ता है, बल्कि मुद्दे की बात तो ये थी कि वो दाऊद इब्राहिम का सबसे मेन कमांडर था। और इससे भी ज्यादा अहम बात तो ये थी कि इसका बुरी तरीके से मर्डर करने के बाद जो इसकी लाश थी उसको दाऊद इब्राहिम के घर से कुछ दूरी पर ही छोड़ दिया गया था, जो रिपोर्ट्स के मुताबिक एक गधा गाड़ी में या गधा गाड़ी का जो पिछला हिस्सा होता है कि जिसको हम बग्गी कहते हैं उसमें पड़ी हुई थी। नूरा की लाश का इस तरह से बग्गी में मिलना सीधा इशारा था कि इसको कत्ल करने वाले कोई और नहीं बल्कि अब्दुल रहमान बलोच के लड़ाके हैं, या दूसरे शब्दों में कहें तो रहमान डकैत के बंदे। क्योंकि उस दौर में किसी को भी बुरी तरीके से कत्ल करके उसको इस तरह से गधा गाड़ी में डालकर कराची में घुमाना या उसकी लाश को गधा गाड़ी और बग्गी वगैरह पर छोड़ देना, ये सब इसी गैंग का साइन था। या हम ये कह सकते हैं कि इनका एक सिग्नेचर था कि जिसके जरिए से अपने दुश्मन को मैसेज दिया करते थे। मगर अब आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि आखिर रहमान डकैत के बंदों ने दाऊद इब्राहिम के भाई को मारा क्यों था। तो इसकी वजह जानने के लिए हमें उस दौर के कराची पर नजर डालनी पड़ेगी। ये वो दौर था कि जब कराची अंडरवर्ल्ड में रहमान डकैत सबसे बड़ा नाम बनकर उभर रहा था। मगर उस दौर में रहमान डकैत के अलावा एक और भी बंदा हुआ करता था जिसका नाम था शहंशाह। इसका गैंग या ये खुद रहमान डकैत के जितने ताकतवर तो नहीं थे मगर हाँ रहमान डकैत के सबसे बड़े दुश्मन जरूर थे। अब वैसे तो क्योंकि ये दोनों दुश्मन थे तो इनके बीच जंग चलती ही रहती थी, जो दोनों गैंग्स थे उनके बीच गैंग वॉर चलती रहती थी। मगर हैरानी की बात ये है कि सिंध की जो मजबूत पॉलिटिकल पार्टी थी मतलब जो बेनजीर भुट्टो फैमिली वाली पार्टी है उससे ये दोनों ही लोग करीब थे।
तो अब हुआ ये था कि दाऊद के कराची पहुंचने के बाद वक्त के साथ ये जो शहंशाह था, जो रहमान डकैत से मुकाबला करना चाहता था, कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक इसने अंदर ही अंदर दाऊद की जो डी कंपनी थी उससे हाथ मिला लिया था। इसकी मेन वजह यही थी कि ये जो रहमान डकैत था या उसका गैंग था, ये बलोच लोगों का ग्रुप हुआ करता था और ये दाऊद इब्राहिम को ज्यादा पसंद नहीं किया करते थे। इनको परेशानी थी इस बात से कि दाऊद इब्राहिम जैसा इंसान जो बाहर से आया है, दूसरे मुल्क से आया है, अब यहाँ पर आकर हमारे इलाके पर राज करने की कोशिश कर रहा है या हम लोगों पर अपना हुक्म चलाने की कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ दाऊद इब्राहिम को लेकर भी यही दावा किया जाता है कि शुरुआती सालों में दाऊद इब्राहिम या दाऊद इब्राहिम के आसपास के जितने भी लोग थे, उन्होंने रहमान डकैत या इस तरह के जितने भी लोग या गैंग्स कराची में एक्टिव हुआ करते थे उनको लोकल और कमजोर समझते हुए हल्के में लिया था, जबकि हकीकत ये थी कि रहमान डकैत जैसे लोग अंडरवर्ल्ड में भले ही दाऊद इब्राहिम के मुकाबले में बहुत छोटे हों, मगर कराची की सड़कों पर, कराची की पब्लिक पर और तो और कराची की पॉलिटिक्स पर उनका जबरदस्त असर था। और दाऊद इब्राहिम और उसके बंदों को इस असर का पता 1999 में उसी वक्त चला कि जब नूरा का कत्ल हुआ। मशहूर थ्योरी के मुताबिक रहमान डकैत का जो गैंग था उसको नूरा के ऊपर शक हो गया था कि नूरा अंदर ही अंदर हम लोगों की तमाम इन्फॉर्मेशन हमारे दुश्मन मतलब शहंशाह को लीक कर रहा है, और इसी वजह से इन लोगों ने पहले तो नूरा को किडनैप किया, 2 दिन तक अपने पास रखा या टॉर्चर किया और फिर उसको कत्ल कर डाला। कुछ रिपोर्ट्स ये भी दावा करती हैं कि रहमान डकैत के गैंग की तरफ से दाऊद इब्राहिम से फरोती के तौर पर $50 मिलियन की भी डिमांड की गई थी, लेकिन ज्यादातर लोग इस $50 मिलियन वाली बात को इसलिए सच नहीं मानते हैं क्योंकि दाऊद जैसे बंदे के लिए ये रकम देना कोई मुश्किल काम नहीं था। और वैसे भी अगर इसको किडनैप सिर्फ पैसों के लिए ही किया गया होता तो ISI या दुनिया की बाकी ताकतों के साथ दाऊद के जिस तरह के कनेक्शन थे वो आसानी के साथ किसी न किसी तरह से इस बंदे को छुड़वा ही लेता। तो इसीलिए चांसेस इसी बात के ज्यादा हैं कि रहमान डकैत के लोगों की तरफ से नूरा को किडनैप ही कत्ल करने के लिए किया गया था। और गौर करने वाली बात यह है कि इस कत्ल के बाद ही दाऊद इब्राहिम के आसपास के जितने भी लोग थे वो काफी साइलेंट या फिर अंडरग्राउंड हो गए। दाऊद इब्राहिम एक्टिव तो कराची में ही रहा और उसने पूरी दुनिया में फैला हुआ जो अपना नेटवर्क था उसको कराची से ही संभालना जारी रखा, मगर कराची के जो लोकल मामलात थे उसमें अब दाऊद इब्राहिम का नाम कम ही दिखाई देने लगा। दूसरी तरफ रहमान डकैत का कद हर गुजरते वक्त के साथ बढ़ता चला गया। तो दोस्तों ये थी रहमान डकैत और दाऊद इब्राहिम से जुड़ी हुई कहानी। बाकी ये वीडियो अगर आप लोगों को जानकारी से भरपूर लगी हो तो लाइक कर सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, और हाँ, ऐसे ही हिस्टोरिकल वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।